गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 5 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीसी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कोटेशन, डोंट विश इट वाज इजियर, विश यू वर बेटर। तो यहाँ पर यूपीएससी के अंदर इस कोड को कैसे आप अप्लाई करेंगे? सो देखिए, एग्जाम जो है उसमें भी काफी सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर इसे क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग फॉर एन इजियर एग्जाम, हमें इस चीज की विश करनी चाहिए, इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए कि हम लोग जो है हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी इंप्रूव हो सके, ताकि एग्जाम चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो हम उसको आसानी से क्रैक कर पाए। चलिए चलते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। हीट डोम के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस को लेकर 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं। असेंशियल डिफेंस सर्विसेज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानेंगे, नेवल वेसल के बारे में, ई संजीवनी बाय इलेक्शन एंड UDISC प्लस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपका रेन 50 कोड जो है ये अभी भी एप्लीकेबल हो सकता है फॉर अ लिमिटेड पीरियड। आप जो 100 डेज 200 डेज की सीरीज है, या फिर अगर इसके अलावा आप मिशन के लिए भी जाना चाहते हैं, मिशन यूपीएससी 2022 के लिए, वहां पर रेन 50 कोड को यूज कर सकते हैं फॉर गेट 50% डिस्काउंट। चलिए यहाँ पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना टारगेट आप लेकर चलेंगे। 6 या इससे ज्यादा अगर आप स्कोर करते हैं देन यू विल बी इन द सेफ जोन, एंड लेस देन 6 के अंदर आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और सेकंड टाइम जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं अपने नोट्स को जरूर बना लीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करने वाले हैं ये जल्दी से बताएं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हीट डोम। हीट डोम को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है। हीट डोम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? इट इज फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर कंडीशन, ये हाई प्रेशर कंडीशन के अंदर बनते हैं। एल नीनो जो है इज वन ऑफ द अंडरलाइन फिनोमिना बिहाइंड इट। एल नीनो जो है इसके पीछे एक मेजर फैक्टर होता है जिसकी वजह से हीट डोम बनते हैं। टाइम पीरियड में यहाँ पे 10 सेकेंड्स आपके शुरू कर देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। हीट डोम को लेकर जो आजकल आर्टिकल्स हैं वो अपीयर हो रहे थे, नॉर्थ अमेरिका में काफी सारे पार्ट्स के अंदर देखा गया कि जो टेम्परेचर है एक रिकॉर्ड लेवल पे उसे दर्ज किया गया है, और हीट डोम की जो संज्ञा है वो उसको दी जा रही है। हीट डोम अकर्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हॉट ओशन एयर लाइक अ लिड और अ कैप। जैसे कि कोई कैप या लिड के अंदर हम कुछ गर्म हवा को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि अगर आप कोई सब्जी भी बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, ऊपर से अगर हम जो आपका यूटेंसिल होता है उसे कवर कर देते हैं तो अंदर काफी ज्यादा हीट जो है वो जनरेट होने लग जाती है। कुछ उसी तरीके से कहा जा रहा है कि हीट डोम भी तभी होता है जब यहाँ पर एटमॉस्फेयर गर्म हवा को, और कौन सी हवा है गर्म, वो ओशन से आने वाली हॉट ओशन एयर को यहाँ पर ट्रैप कर लेता है नीचे, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मी जो है वो हमें देखने को मिलती है। स्कॉचिंग हीट जो है दैट इज एनशाइन, और उसके ऊपर एक जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, जो आपका एनवायरमेंट होता है, वो उसे कैप्चर करके रखता है, जिसकी वजह से मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर हॉट ओशन एयर आ रही है, तो क्या होगा, जो आपका एटमॉस्फेयर है वो उसे यहीं पे कैप्चर करके रखेगा, जिससे कि इस एरिया में रहने वाले जो लोग होंगे उनको यहाँ पर गर्मी, या फिर कहें कि उनके लिए टेम्परेचर जो होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। दिस हैपेंस व्हेन स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो कंबाइन करती है लानीना के साथ, ठीक है। एल नीनो लानीना ज्योग्राफी के बेसिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर लानीना और हाई प्रेशर कंडीशन जो होती है उसकी वजह से ये क्रिएट होते हैं। दिस क्रिएट वास्ट एरिया ऑफ स्वॉल्टरिंग है, काफी ज्यादा गर्मी जो है वो यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से डोम के अंदर काफी गर्म हवा जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए होता है इसके लिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एल नीनो की वजह से नहीं होता ही, किसकी वजह से होता है, लानीना की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यूएस के अंदर इस तरीके का फिनोमिना भी देखने को मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बात कर रहा है इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट इंक्लूसिव फ्रेमवर्क और टैक्स डील। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी हैं, पूछा गया है बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा आपका यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाता है। द डील वॉज हैज बीन साइंड बिटवीन G20 एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये डील किस किस के बीच में साइन करी गई है, G20 और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच में। अंडर दिस देयर विल बी यूनानिमिटी ऑन द टैक्स रेट्स बीइंग लेविड ऑन एमएनसी एंड डिजिटल कंपनी। तो एमएनसी और डिजिटल कंपनीज के ऊपर जो टैक्स लगाने वाले हैं वो यूनानिमस यहाँ पे रहने वाला है, सेम रहने वाला है, स्टैंडर्डाइज उसे किया जाएगा। सेकंड्स में आपके यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, यू हैव 10 सेकंड्स इन योर हैंड। फाइनेंस सेक्शन से, इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन जो है बनाया गया है। 2 पिलर्स ऑफ फ्रेमवर्क बताए गए हैं डीलिंग विद ट्रांसनेशनल एंड डिजिटल कंपनीज। तो ट्रांसनेशनल और डिजिटल कंपनीज के साथ कैसे डील करना है उसको लेकर भी इसमें बात करी गई है। दिस पिलर इंश्योर्स कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, खासतौर पे डिजिटल कंपनीज की, मल्टीनेशनल एंटरप्राइज की बात करी जा रही है, वो वहीं पे टैक्स थे जहां पर वो ऑपरेट करती है, क्योंकि इसी वजह से बीच में बात करी जा रही थी G7 की जो ग्रुपिंग थी वो भी इसी वजह से इन कंपनीज को टैक्स कर रही थी।
क्योंकि G7 का कहना था कि अगर यूएस की कंपनी है और वो कहीं केमन आइलैंड में चली जाती है तो वहां पर टैक्स की बचत कर लेती है, तो इसको वापस G7 मतलब ओरिजिनली यूएस के अंदर टैक्स को पे करना चाहिए। G20 कंट्रीज कह रही हैं कि देखो अगर एमएनसी और डिजिटल कंपनीज, काफी बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनीज जो हैं वो इंडिया के अंदर भी वर्क कर रही हैं, तो इनको टैक्स जो है वो भी यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेट यहाँ पर कर रही है और अपना पैसा और जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ कमा रही है। डीलिंग विद लो टैक्स जुरिस्डिक्शन टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर प्रॉफिट शिफ्टिंग जो होता है, जिसमें ये कंपनीज क्या करती है, अपने आप को फोन तो कहीं करती है लेकिन बिजनेस को कहीं और ट्रांसफर कर देती है ताकि टैक्सेस को बचाया जा सके, और टैक्स हेवंस के अंदर या ऐसी जगहों पर जहां पर टैक्स काफी कम लगता है वहां पर अपने जो बिजनेसेस होते हैं उसको शिफ्ट करने की कोशिश करती है। तो बेसिकली ऑपरेट तो ऐसी कंट्रीज में करेंगी जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, लेकिन बिजनेस वहां पे दिखाया जाएगा जहां पर टैक्स कम से कम होते हैं। तो इसी वजह से ये जो प्रोविजन है वो लेकर आया गया, और इसे लेकर आया गया किसके द्वारा, OECD G20 के द्वारा। तो इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है, G20 है और OECD भी इसमें शामिल है। लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, एमएनसीज और डिजिटल कंपनीज जो आजकल टैक्स को बचाने में काफी आगे है और काफी ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी टैक्सेस नहीं पे करते हैं, तो उनको यहां पर कवर करने की कोशिश करी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, बी इस बार, क्योंकि कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हुई है डिजिटल कंपनीज को लेकर। अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और यहाँ पर वेरियस डिजिटल कंपनीज होती है उनके बीच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो इस तरीके का एक इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा OECD G20 का ये अग्रीमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अभी रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी, किसके द्वारा लेकर आई जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, RBI के द्वारा, IMF के द्वारा, UNCTAD के द्वारा। इकोनॉमिक टाइम्स से क्वेश्चन बनाया गया है किसके द्वारा ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो लाई जाती है, क्योंकि अभी ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि प्राइसेस कोविड वेरिएंट जो है वो रिकवरी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कोविड के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो हमारी रिकवरी को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हमने देखा हो जब कोविड आया तो हमारी इकोनॉमी नीचे चली गई, लेकिन ये अक्टूबर नवंबर पिछले साल का टाइम था जब रिकवरी ने होना शुरू किया। जनवरी फरवरी तक हमने काफी हद तक रिकवर कर लिया था, लेकिन फिर मार्च में सेकंड वेरिएंट आया तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी फिर से नीचे चली गई और अब दोबारा से रिकवरी की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर अभी भी डेल्टा वेरिएंट की जो बातें हैं वो यहाँ पर करी जा रही हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है इसे RBI के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी है जिसे IMF के द्वारा लेकर आया जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जिसे कि भारत के सेंट्रल बैंक RBI के द्वारा लेकर आया जाता है, अगर यहाँ पे आगे ग्लोबल लगा होता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट उसे IMF के द्वारा लेकर आया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द मेजर डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट्स इन द न्यूज इज पब्लिश्ड बाय। तो ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा, UN के ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा, UN के हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है, 10 सेकंड्स में आपके स्टार्ट कर देता हूं। पेंडेमिक की वजह से वल्नरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो भी काफी ज्यादा राइज हुई है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसे लेकर आया जाता है यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। पेंडेमिक रिजल्टेड इन इंक्रीज इन वल्नरेबिलिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा बढ़ने लग गई, और यहाँ पे एंटी ट्रैफिकिंग एफर्ट जो होते हैं वो भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। हालांकि फिर भी देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा ट्रैफिकिंग के जो इंस्टेंसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। यूएस हैज डिटरमाइंड दैट गवर्नमेंट्स ऑफ 12 कंट्रीज, जिसमें चाइना भी शामिल है, उनके पास पॉलिसी है इस चीज को रोकने के लिए। ऑन इंडिया रिपोर्ट सेज व्हाइल इट डिड नॉट मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड टू एलिमिनेट ट्रैफिकिंग द गवर्नमेंट वाज मेकिंग सिग्निफिकेंट एफर्ट। तो यहाँ पर कहा गया कि 12 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास रोबस्ट पॉलिसीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसमें चाइना का नाम भी आता है। इंडिया के पास हालांकि ज्यादा कुछ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है वो नहीं इंडिया मीट करता, लेकिन गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है इंडिया की, वो काफी ज्यादा एफर्ट जो है ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ले रही है, ऐसा रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन ये भी साथ में कहा गया कि जहां पर बॉन्डेड लेबर की बात आती है वहां पर इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो उतने ज्यादा नहीं है, ट्रैफिकिंग के लिए है लेकिन बॉन्डेड लेबर के लिए नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, और आपको इनकरेक्ट यहां पर सिलेक्ट करना है। एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड लेऑफ्स इन यूनिट्स एंगेज्ड इन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस जो है वो अलाउ करता है राज्य सरकारों को कि वो क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक, लॉकआउट्स एंड लेऑफ्स को रोक सकते हैं। रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम व्हेन इट इज नेसेसरी इज आल्सो अ कॉज ऑफ पेनलाइजेशन। जब कहा जाता है कि आपको ओवर टाइम करना है, उसका रिफ्यूजल किया जाता है, उसके अंदर भी पेनल्टी का जो प्रोविजन है वो यहाँ पर रखा गया है। ये भी आपका इकोनॉमिक सेक्शन से, क्योंकि लेबर लॉज के ऊपर काफी ज्यादा आजकल बात हो रही है, क्वेश्चन बन के आ सकता है। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ।
पोस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में भी आप लोग जानते हैं कि जो आप सर्विसेज फिल करते हैं यूपीएससी के अंदर 20-22 सर्विसेज होती है, उसके अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर भी आप लोगों की पोस्टिंग होती है। तो पोस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सीज, यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट कम्स विद एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट, ईडीएसए के साथ सरकार जो है वो यहाँ पर आई है। अगर हम बात करें ईडीएसए, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस, ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप स्ट्राइक लॉकआउट्स नहीं कर सकते। ले ऑफ्स जो हैं इन यूनिट्स एंगेज्ड इन एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज वो भी सरकार के हाथ में चला जाता है। एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ये रिलेट करता है जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं आर्म्स की, एम्यूनिशन की या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट डिफेंस गुड्स की, क्योंकि वो तो काफी जरूरी है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे लड़ाई करेंगी बॉर्डर्स के ऊपर, राइट। तो एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को, नहीं, ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ध्यान रखेगा, ताकि आप स्ट्राइक्स लॉकआउट्स को रोक सके। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम वर्क करने के लिए कहा भी जाता है, मान लीजिए बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है चाइना के साथ और हमें काफी ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत है, तो हो सकता है ओवर टाइम भी यहाँ पर लोगों को करना पड़े, तो उस चीज के लिए मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस केस के अंदर 10,000 रुपए तक का फाइन जो है वो भी लगाने का प्रावधान है, क्योंकि ये आपका एक असेंशियल सर्विस में आता है, आपका असेंशियल डिफेंस सर्विस में आता है, ध्यान रखिएगा। आपको इनकरेक्ट बताना था, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पर आपका जो मॉनसून सेल है दैट इज रनिंग, आप रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड। जो भी 100 डेज 200 डेज या फिर मिशन यूपीएससी के अंदर आप डे वाइज तैयारी करना चाहते हैं वो आप यहां पर कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 जो है दैट मेक्स द स्कीम ऑप्शनल फॉर फार्मर्स, तो ये जो स्कीम है ये फार्मर्स के लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इंश्योर्ड फ्रॉम एफएओ इज सिनोनिमस टू पीएमएफपीवाई स्कीम, एक इंश्योर्ड करके भी प्रोग्राम है जो कि एफएओ के द्वारा लाया गया है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही एक सिनोनिमस है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपको सामने दे रखी है, आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूँ। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया जहां से आजकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। गवर्नमेंट ने एक क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन जो था फसल बीमा योजना के लिए वो लॉन्च किया ड्यूरिंग द क्रॉप इंश्योरेंस वीक, और ये जुलाई 1 जुलाई 7 मतलब अभी भी इसे चलाया जा रहा है। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं पहले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जब 1.0 से 2.0 आए तो काफी ज्यादा इसके अंदर चेंजेस किए गए, जिसके अंदर ये भी था कि इसे पूरी तरीके से वॉलंटरी बनाया गया। नाउ इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फार्मर्स वेदर दे वांट टू जॉइन दिस स्कीम और नॉट, क्या वो इस स्कीम को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, ये पूरी तरीके से उनकी मर्जी होने वाली है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। इट हैज बीन डिसाइडेड टू मेक एनरोलमेंट 100% जो इसमें एनरोलमेंट होगा वॉलंटरी होगा, ये किसान की इच्छा से होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो सेंट्रल सब्सिडी है उसकी भी बात कर लेते हैं। कैबिनेट ने डिसाइड किया कि सेंटर का जो प्रीमियम सब्सिडी है अंडर दिस स्कीम फॉर प्रीमियम रेट्स अप टू 30% वो अनइरिगेटेड एरियाज के लिए रखी गई, और 25% का जो सब्सिडी का कैप था वो इरिगेटेड एरियाज या क्रॉप्स के लिए रखा गया। यहाँ पर स्टेट्स जो थे, जो राज्य थे, उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी राज्य सरकारों को, यूटीज को, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करें, और यहाँ पर उनको ऑप्शन भी दिया टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क। अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और भी किसानों को जो नुकसान होते हैं वो रिस्क को आपको इसमें इंक्लूड करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। इस चीज की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर इन द रिवैम्प्ड जो नया वर्जन आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, एक प्रोविजन रखा गया किस चीज के लिए, इसमें अगर स्टेट्स डोंट रिलीज देयर शेयर बिफोर मार्च 31 फॉर द खरीफ सीजन तो उनको नेक्स्ट सीजन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये चीज भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया। जो इंश्योर्ड करके प्रोग्राम है ना, इंश्योर्ड फ्रॉम एफएओ, ये एफएओ का नहीं है, ये आईफेड का है, ठीक है, और ये सिनोनिमस है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। तो ये जो बॉडी का नाम दिया है ये इनकरेक्ट दिया, आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड आपकी इनकरेक्ट है। आईफेड की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आईएनएस सर्वेक्षण को लेकर है, पूछा गया। आईएनएस सर्वेक्षण सीन इन द न्यूज, क्या है ये, कोई पेट्रोल वेसल है, कोई हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है, कोई ऑयल स्कीमर है, या प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल है। ये मैं 10 सेकंड्स आपके शुरू कर देता हूं। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया, कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जल्दी से बताएं, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। आईएनएस सर्वेक्षक, सर्वेक्षक मतलब सर्वेक्षण करने वाला, ठीक है। इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का मतलब है इंडियन नेवल शिप। सर्वेक्षक जो है ये इसने अभी डिपार्ट किया है कोलंबो के लिए ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्वे असिस्टेंस के लिए, ठीक है।
तो अभी नया सर्वे के लिए इसने डिपार्ट किया है, नए अपने एक्सपीडिशन पे ये जा रहा है। इंडियन नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप सर्वेक्षक सक्सेसफुली कंप्लीटेड सर्वे एक्शन अराउंड द साइट ऑफ इल फेटेड MV एक्सप्रेस पर्ल ऑन 2 जुलाई। तो यहाँ पे श्रीलंका के पास इन्होंने काफी ज्यादा सर्वे किया और जो डेटा था वो भी श्रीलंकन अथॉरिटीज को हैंड ओवर किया। इस तरीके से भारत दूसरे देशों की और खासतौर पे पड़ोसी देशों की हेल्प करता रहता है, जहां पे हम अपनी फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं दूसरे देश को हेल्प करने के लिए। और ये किस तरीके का सर्वे करता है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है, हाइड्रोग्राफिक रिलेटेड मरीन रिलेटेड सर्विस जो है वो इसके द्वारा किए जाते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि ई संजीवनी ऐप को लेकर पूछ रहा है। बताइए इनकरेक्ट क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर गलत है। इट कम्स अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम। ये किसके अंतर्गत आता है? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम के अंदर आता है। ये ओपीडी टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड करता है यूजर्स को, ये भी हो सकता है। अ नेशनल ओपीडी ऑन ई संजीवनी ओपीडी वाज होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो यहाँ पे एक नेशनल ओपीडी जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पीआईबी से बनाया गया है। 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूँ, आप करिए इसका आंसर। ई संजीवनी काफी फेमस पोर्टल है और अभी रिसेंटली न्यूज थी कि 70 लाख ऑनलाइन कंसल्टेशंस जो थी वो इसके अंदर हमने कंप्लीट करी थी। आप जानते हैं ई संजीवनी एंड ई संजीवनी ओपीडी दो अलग अलग सिस्टम है। ई संजीवनी ओपीडी जो है वो पेशेंट टू डॉक्टर के लिए था, ताकि पेशेंट और डॉक्टर इंटरैक्ट कर सके और टेलीमेडिकेशन जो है वो यहाँ पर परफॉर्म किया जा सके। एक आपका ई संजीवनी था जिसमें डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म था, जिसमें डॉक्टर्स एक दूसरे को कंसल्ट कर सकते हैं। ये चीज के बारे में ध्यान रखा गया। तो दोनों के अंदर यहाँ पर 70 लाख जो कंसल्टेशन है वो अभी तक करी जा सकी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक पहली स्टेटमेंट जो है आपकी इट कम्स अंडर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इसमें ओपीडी टेलीमेडिसिन सर्विस दी जाती है, ये भी ठीक हो जाती है। और अगर आपको याद हो, अभी एक नेशनल लेवल पे ओपीडी ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया गया था, होस्ट किया गया था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया गया था, जहां पर डिफेंस सेक्टर के जो आर्मी के जो वेटरन डॉक्टर्स थे उन्होंने यहां पर काफी सारे लोगों को हेल्प करा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लेकर आया गया था, ताकि पेशेंट्स ऑल ओवर द कंट्री, ऐसा नहीं कि जो लोग सिर्फ डिफेंस से ही रिलेट करते हैं, नहीं, फोर्सेस के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को यहां पर हेल्प जो थी वो प्रोवाइड करी गई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये इनिशिएटिव था, इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन आपको करेक्ट नहीं बताना था, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है बाय इलेक्शन को लेकर। पूछा गया है बाय इलेक्शन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बाय इलेक्शन को लेकर कहती है इट इज यूजुअली कंडक्टेड टू फिल द वेकेंट सीट ऑफ द लेजिस्लेचर ड्यू टू डेथ और वॉलंटरी रेजिग्नेशन। तो किस केस में किया जाता है वो बताया कि वैकेंसी कब बनेगी, जब ये किया जाएगा, डेथ के केस में, रेजिग्नेशन के केस में। अंडर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, तो आपका जो आरपीए बेसिकली होता है 1951 का, बाय इलेक्शन will not be held if the term remainder for the house is less than 6 months only। तो अगर 6 महीने बचे हैं हाउस की टर्म को तो वहां पर ये नहीं कराए जाते। तो मैं आपका टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट करा देता हूं, आप इसका आंसर करिए। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के जो सीएम है मिस्टर तीरथ सिंह रावत, उन्होंने रिजाइन किया और उनकी जगह पे पुष्कर धामी जी जो है वो एक नए सीएम बने हैं। और वेस्ट बंगाल के अंदर भी सेम तरीके का जो इशू है वो देखा जा रहा है, राइट। तो यहां पर इस चीज को लेकर क्वेश्चन जो है पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारी क्या करेक्ट होती है, इनकरेक्ट होगी? देखिए बिल्कुल ठीक है, बाय इलेक्शन करे जाते हैं जब वैकेंसी को फिल करना होता है। वैकेंसी किस वजह से होती है? तो डेथ की वजह से होती है या फिर रेजिग्नेशन की वजह से होती है। तो पहली जो स्टेटमेंट है आपकी ठीक हो जाती है। अंडर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बाय इलेक्शन जो है वो कब कराए जाते हैं? बाय इलेक्शन विल नॉट बी हेल्ड अगर जो रिमाइंडर टर्म है हाउस की वो 6 महीने नहीं, वो 1 साल से कम है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 6 महीने नहीं, अगर जो हाउस है, हाउस को रन करने में मान लीजिए अभी 1.5 साल का टाइम बचा हुआ है, हाउस रन करेगा 1.5 साल तक, 2 साल तक, तो आप इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मान लीजिए हाउस की जो टर्म है वो सिर्फ 8 महीने की बची है, तो वहां पर ये चीज नहीं कराई जाती, ठीक है। क्योंकि फिर 8 महीने में बाय इलेक्शन करा के आप क्या कर लोगे? तो इससे बेटर यही है कि व्यक्ति अपनी टर्म को यहाँ पे कंप्लीट करे या कोई और ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो आप यहाँ पर ढूंढे और उस टाइम पीरियड को कंप्लीट करे। तो जो टाइम पीरियड है वहां पे 1 साल है, ना कि 6 महीने। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि UDISE प्लस रिपोर्ट को लेकर है। पूछा गया UDISE प्लस रिपोर्ट जो रिसेंटली देखी गई है ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है? इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री के द्वारा, आयुष के द्वारा, अर्बन के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है और UDISE प्लस स्कीम जो है वो अभी यहां पर लेकर आई गई। UDISE की फुल फॉर्म पता होगी तो भी आसान हो जाएगा आपके लिए बताना। यहां पर मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। तो आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? डी,
क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने रिलीज किया है यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या है ये, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2019-20 के लिए फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। यूडीआईएससी प्लस एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है स्कूल एजुकेशन के ऊपर। 1.5 मिलियन स्कूल्स को ये कवर करता है, 8.5 मिलियन टीचर्स और 250 मिलियन चिल्ड्रन को ये कवर करता है, ध्यान रखिएगा। इसे 2018-19 में लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था ताकि डेटा एंट्री उसको स्पीड अप किया जा सके, डेटा क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके, वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आसान बनाया जा सके। इट इज एन अपडेटेड एंड इंप्रूव्ड वर्जन। जो पहले यूडीआईएससी आया था उसका ये इंप्रूव्ड वर्जन है, तभी इसे यूडीआईएससी प्लस कहा जाता है। यूडीआईएससी जो है आपके यूपीए के कार्यकाल में 2012-13 में लाया गया था और अभी इसे जो नेक्स्ट इसका वर्जन है वो एनडीए के कार्यकाल में लेकर आया गया है। ये जो है यूडीआईएससी प्लस की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है टाइमली एंड एक्यूरेट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो जितना ज्यादा आप स्कूल्स, टीचर्स, बच्चों को लेकर डेटा अच्छे से अच्छा, एक्यूरेट से एक्यूरेट करेक्ट करेंगे, उतना ही बेटर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग बच्चों को लेकर करी जा सकेगी। इन शॉर्ट अगर बात करी जाए, यूडीआईएससी प्लस जो है ये हेल्प करता है मेजर द एजुकेशन पैरामीटर्स फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल कि वहां पर एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, कैसे कैसे पैरामीटर्स काम कर रहे हैं, कैसे कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन जो है वो भी हमारा इंप्रूव हो गया, कंप्लीट हो गया और अभी 2 मिनट के अंदर हम एक्टिव रिवीजन करेंगे। उसके बाद में आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऑफ द डे और विनर ऑफ द डे जो है वो दिखाने वाला हूं। चलिए चलते हैं जल्दी से, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस में एक्टिव रिवीजन करेंगे। आंसर आप ही लोगों को देने हैं बिकॉज ये जो 2 मिनट आपके नेक्स्ट होने वाले हैं ये आपके पूरी जो आपने पिछले 20 मिनट में किया है उस स्टडी को कंसोलिडेट कर देगा। तो जल्दी से मुझे बताएं हीट डोम कहां पर देखे जा रहे थे। तो ये हाई प्रेशर में ला नीना के टाइम पे देखे जाते हैं। आजकल यूएस इससे काफी ज्यादा परेशान है, जिसमें एक हीट जो ओशन से आ रही होती है वहां वो कैप हो जाती है एटमॉस्फेयर के नीचे, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा राइज कर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट में हमने फ्रेमवर्क टेक्सटाइल के बारे में देखा था। तो ये कौन लेकर आया है, ये G20 और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो नहीं, G20 और OECD लेकर आया था और इसके अंदर एमएनसी और डिजिटल कंपनीज को लेकर बात करी गई थी टैक्सेशन को लेकर, ताकि वो टैक्स जहां पर ऑपरेट कर रहे हैं वहीं पर भर के जाए, कहीं दूसरी कंट्री में शिफ्ट ना हो। ऐसा नहीं हो कि वो टैक्स हेवंस में जाके अपने बिजनेस को रन करें और यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को देखें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा लेकर आई जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा लेकर आई जाती है। अभी आरबीआई ने कहा है कि एफएसआर जो है इसके हिसाब से बताया गया कि अगर नए नए वेरिएंट्स आएंगे तो रिकवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वेरिएंट्स आना बंद हो जाएंगे तो रिकवरी अच्छी तरीके से हो पाएगी। ट्रैफिकिंग इन पर्सन के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट को लेकर आता है, द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया था। इसमें बताया गया कि इंडिया भी अच्छे से काम कर रहा है लेकिन बॉन्डेड लेबर के केस में उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इंडिया के केस में देखा जाए तो यहां पर बहुत सिग्निफिकेंट लॉस तो अवेलेबल नहीं है जैसे चाइना या दूसरी 11 और कंट्रीज में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है, फिर भी उनको बॉन्डेड लेबर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज को लेकर। तो यहां पर स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स को बंद कराया जा सकता है और यहां पर फोर्स किया जा सकता है ओवर टाइम करने के लिए, अगर देश के अंदर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है जहां पर आपको एम्यूनिशन, आर्म्स बनाने के लिए फोर्स किया जा सकता है। रेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा, इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 क्या वॉलंटरी है या मैंडेटरी है, जल्दी से बताएं। इन शॉर्ट जो प्रोग्राम है आईफेड का वो बिल्कुल मेल खाता है पीएमएफबीवाई से। पीएमएफबीवाई 2.0 जो है इसके अंतर्गत स्कीम को क्या बनाया गया, ऑप्शनल बनाया गया है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द फार्मर्स, ये ध्यान रखिएगा। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया था। इसके बाद आईएनएस सर्वेक्षक जो अभी श्रीलंका की हेल्प करके आया है, वहां पे डेटा जो है वो इकट्ठा करके उनको हैंड ओवर करके आया है। तो ये एक मित्रता का सबूत जो है वो इंडिया के द्वारा श्रीलंका को दिया गया है। संजीवनी ऐप के बारे में देखा था, 70 लाख कंसल्टेशन कंप्लीट हुए हैं। आयुष्मान भारत का ये इनिशिएटिव था। ओपीडी, टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिकेशन सर्विसेज जो है वो इसके थ्रू प्रोवाइड करी जाती है। अभी एक नेशनल लेवल ओपीडी जो था वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आयोजित किया गया था। ये भी हमने कुछ आई थिंक 15 से 20 दिन पहले डिस्कस किया था एमसीक्यूज के अंदर। बाई इलेक्शन कब कराए जाते हैं, जब डेथ या वॉलंटरी रेजिग्नेशन होता है, लेकिन 1 साल का टाइम पीरियड बचा हुआ होना चाहिए, ये हमने देखा था। अभी यहाँ पे उत्तराखंड के जो सीएम है उनके केस में हमने देखा, आजकल वेस्ट बंगाल को लेकर भी ये न्यूज आ रही है, यहाँ पर भी ये देखने को मिल सकता है। यूडिस प्लस के बारे में जाना था। यूडाइस प्लस जो था ये यूडाइस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। यूडाइस जो था यूपीए गवर्नमेंट लेकर आई थी और 12-13 के अंदर डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया था स्कूल्स, टीचर्स और बच्चों को लेकर, ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग उनको लेकर करी जा सके। यूडाइस प्लस अभी जो है नई सरकार के द्वारा लेकर आया गया है और ये भी सेम लाइंस पर चलाया जा रहा है। चलिए, आई होप आपने कल जो मैराथन सेशंस था उसको एंजॉय किया होगा, कल जो आपका मैप का सेशन था उसको एंजॉय किया होगा। सो ये 2 सेशंस आप ही के लिए थे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मैं आपको प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देता हूं और आपसे जो विनर्स हैं उनका नाम भी शेयर करता हूं।
प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर। आई पिक द रैंडम आंसर, जो भी इसका करेक्ट आंसर देता है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़े, उसके बाद मुझे आंसर करिएगा। लास्ट टाइम के जो विनर है नैना ठाकुर है। नैना, आप मुझे बताइएगा पीडीएफ आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। आप लोग में से काफी सारे द हिंदू के बारे में पूछ रहे थे लोग, तो हिंदू को लेकर जो एक इसको लेकर रीवैम्पिंग करी जा रही है, उसको लेकर जो वीडियोस हैं आपको बहुत जल्दी सेकंड चैनल के ऊपर दिखाई देंगे, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस के साथ। दीज आर द वेरियस सीरीज जहां पर आप रेन 50 कोड को यूज कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड चैनल, जिसका लिंक भी आपको जहां पे आप कमेंट्स कर रहे हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर पिन, जहां पे लाइव कमेंट्स चल रहे हैं उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको ये जो लिंक है इसका मिल जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी नहीं मिला है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने अपने मार्क्स लिख दीजिए, कितना कितना आपने स्कोर किया है। 6 से ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, 6 से कम तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव ग्रेजुअली। लेकिन सभी लोगों को सेकंड टाइम देखकर अपने नोट्स जो है वो जरूर बनाने हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ जो ले सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, goodbye।